So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तकरीबन 40 एमसीक्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ये याद रखिएगा कि सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग है और जो न्यू बुक हमारी आई है 2023 के पैटर्न के हवाले से। तो ये नहीं कि 2023 के लिए ही नहीं है, ये गुज़िश्ता जो आने वाले साल हैं 10-15 साल जब तक भी हमारी जो बुक है वो यही रहती है। तो यही जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 हम जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोस बना चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सिंध बोर्ड के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये जितने भी हैं एमसीक्यूज़ उसकी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और जो हमारी आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूँगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप ये सारे एमसीक्यूज़ जितने भी मैं सीरीज़ चलाई हुई है, अगर ये आप सारे एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो 100% आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी अपने एमसीक्यू सेक्शन में और आप इजीली अपने फाइनल एग्ज़ाम में इजीली जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। और एक और बात कि अब जो है 10 ईयर से उससे आप याद नहीं कीजिएगा। अगर आपने 10 ईयर से याद करें, अगर आपने प्रैक्टिस की एमसीक्यू की 10 ईयर से, तो लाजमी आप खता खाएंगे, क्योंकि अब जो है हमारी बुक चेंज हो चुकी है और जो 10 ईयर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं वो प्रीवियस बुक के अकॉर्डिंग है। तो 10 ईयर में से बिल्कुल भी आप याद मत कीजिएगा। और जो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपने यही सब कर लिए तो 100% आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। तो आए हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू नंबर 1, कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन द लिविंग सिस्टम एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड। अच्छा, जब सोलर एनर्जी को हम कैप्चर करते हैं और उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन सी बायो एनर्जेटिक्स या ऑप्शन डी बायोमेट्री। तो ये जो है ये हमारे पूरे चैप्टर की जो डेफिनेशन है, चैप्टर जो नाम है हमारा उसकी डेफिनेशन है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बायो एनर्जेटिक्स। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि देखें, अगर सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये बायो एनर्जेटिक्स कहाँ से निकला है? एनर्जी से। तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, the Kelvin cycle consumes a total of dash molecules as ATP and 6 molecules of NADPH plus H। अच्छा, जो केल्विन साइकिल होती है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगते हैं? तो ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12। तो याद रखिएगा, जो केल्विन साइकिल है उसमें टोटल 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Question number 3, in C4 plants dash is formed as a result of carbon dioxide fixation। जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है C4 प्लांट्स के अंदर तो क्या चीज़ बनती है? तो ऑप्शन ए फॉस्फोग्लाइसरेट, ऑप्शन बी ऑक्सैलो एसीटेट, ऑप्शन सी मेलेट या ऑप्शन डी फ्यूमरेट। तो इसमें जो C4 प्लांट्स की जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? ये तो पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन रोल क्या होता है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए रिलीजेस ऑक्सीजन ग्लूकोज फॉर्मेशन, ऑप्शन बी प्रोवाइड्स H+ आयंस, ऑप्शन सी फॉर्म्स ATPs या ऑप्शन डी प्रोवाइड्स कार्बन फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो बिल्कुल यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, प्रोवाइड्स कार्बन फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। जब ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए या ग्लूकोज बनने के लिए कार्बन लाजमी होता है तो CO2 के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए हमें कार्बन मिलता है।
तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द CAM प्लांट्स डिफर फ्रॉम अदर प्लांट्स? जो दूसरे प्लांट्स हैं उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है CAM प्लांट्स, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट आफ्टर कार्बन फिक्सेशन, ऑप्शन बी प्रिपेयर ग्लूकोज एट नाइट, ऑप्शन सी प्रिपेयर ऑर्गेनिक एसिड्स एट नाइट, या ऑप्शन डी एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग डे टाइम। तो इसमें आपने जो राइट आंसर है वो बताना है, तो मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, प्रिपेयर ऑर्गेनिक एसिड्स एट नाइट। तो ये जो CAM प्लांट्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स प्रिपेयर करते हैं रात के वक्त में, और जो बाकी प्लांट्स हैं वो ऐसा नहीं करते। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ एन एसिड विच कॉजेज मसल फटीग। तो कौन सा ऐसा एसिड है जिससे मसल फटीग होती है? याद रखिएगा, जैसे हम ज़्यादा भागें या जिम वगैरह अगर जो स्टूडेंट्स जाते हैं उन्हें पता होगा कि तकरीबन 1 से 1 घंटा तक जिम करें तो जो मसल्स हैं उनका बिल्कुल एंड हो जाता है। मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं भी जिम पर्सन हूँ, मैं भी जिम जाता हूँ। तो 1-1.5 घंटा कर लें तो एक्सरसाइज करें तो मसल्स का एंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक जो एसिड है वो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, जिससे जो हमारे मसल्स हैं, फटीग का मतलब थकन, तो जिससे हमारे मसल्स थक जाते हैं तो उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए मैं एक एक MCQ मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझाता हूँ, और इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अच्छे से हमारा फुल कंसंट्रेट के साथ जो लेक्चर सुन रहा है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम इसको सुनेंगे ना तो आपको एक ही बारी सुन के आपको आधे से ज़्यादा MCQs रट जाएंगे। दिस इज़ माय गारंटी। आप ये करके देख लें, आप कंसंट्रेट से सुनो, कंसंट्रेशन से सुने तो 100% जो है आप ज़्यादातर MCQs आपको आते होंगे। ये क्योंकि मैं आपको हर एक MCQ डिटेल से समझाता हूँ, और जो पढ़ने वाले हैं वो इसको एंजॉय भी करते होंगे 100% कि मैं एक एक MCQ अच्छे से समझाता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि भाई वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है तो चलो कोई समझाना नहीं, बस आंसर्स टिक करवाते जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, -% ऑफ टोटल सनलाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कितने % जो टोटल सनलाइट उन्हें मिल रही होती है उसके कितना % एब्जॉर्ब करते हैं? तो ऑप्शन ए 2 से 3%, 40%, 15%, या ऑप्शन डी 45%। तो याद रखिएगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 2 से 3% सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एन इकोसिस्टम हैज़ डैश ट्रॉफिक लेवल्स। जो इकोसिस्टम हमारा होता है जिसमें हम रह रहे हैं तो उसका ट्रॉफिक लेवल कितना है? ऑप्शन ए 1 to 2%, ऑप्शन बी 2 to 3%, ऑप्शन सी 3 to 4%, या ऑप्शन डी 4 to 5%। तो याद रखिएगा जो ट्रॉफिक लेवल होता है इकोसिस्टम का, उसका वो ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो 4 to 5 होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन एरोबिक रेस्पिरेशन डैश ATPs आर फाउंड बाय अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें कितने ATPs फॉर्म होते हैं? तो याद रखिएगा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 2 जो हैं ATPs फॉर्म होते हैं, और अगर यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा होता तो टोटल 36 ATPs बनते हैं। ये आपने याद रखना होगा, इसलिए वर्डिंग पर लाजमी गौर किया करें। अगर यहाँ पर एन नहीं लगा होता, खाली एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा होता, तो इसका आंसर क्या होता? 36 ATPs, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखा करें, अच्छे से MCQ को पढ़ा करें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से आपका एक पूरा जो मार्क्स है वो चला जाता है या ज़ाया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ईच स्टेज ऑफ फूड चेन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड अ। अच्छा, एक स्टेज जो होती है फूड चेन की और उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी ट्रॉफिक लेवल, ऑप्शन सी कंज्यूमर, या ऑप्शन डी डीकम्पोजर। तो उन्हें कहा जाता है, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन बी ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ।
ये तो सब बच्चे बच्चे को पता है यार। अगर आपको ये नहीं ना पता तो भाई छोड़ दो एफएससी आपके बस की बात नहीं। मैं समझा देता हूँ कि इसमें लिखा है कि कौन सी ऐसी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए। तो भाई कौन मेन सोर्स देता है एनर्जी को, वो अर्थ को कौन एनर्जी देता है, मेन सोर्स कौन सी है? सन, प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या एटीपीज? सबको पता है भाई सन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सबको पता होना चाहिए भाई, ऐसे ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी। अच्छा, किस मॉलिक्यूल को या किस कंपाउंड को एनर्जी करेंसी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जीटीपी, ऑप्शन ए जीटीपी, ऑप्शन बी एनएडीपी, ऑप्शन सी एटीपी या ऑप्शन डी नन का मतलब कि इसमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है एटीपी। सी इज़ द राइट आंसर। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज़ नॉट ट्रू अबाउट फोटोसाइंथेसिस। क्या ट्रू नहीं है फोटोसाइंथेसिस पर? अभी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूस्ड। तो भाई जो पहला है वही गलत है, कार्बन एंड हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होते, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो जो 13 के हमारे पास राइट आंसर है वो है ए। देखिए बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाकी आप अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो जितने भी लिखे हैं वो राइट आंसर्स लिखे हुए हैं। पहला ही हमारे पास रॉन्ग आंसर था तो वही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम डैश। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस के में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कहाँ से हमें मिलती है? ऑप्शन ए H2O, क्या पानी से मिलती है? ऑप्शन बी CO2, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है? क्या कार्बोहाइड्रेट से मिलती है या एटमॉस्फेयर से मिलती है? तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है वो हमें पानी से मिलती है, H2O से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, H2O। क्वेश्चन नंबर 15, फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस प्रोडक्ट्स ऑफ डैश। फोटोसिंथेसिस किस चीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे यूटिलाइज करती है? तो ऑप्शन ए ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी रेस्पायरेशन, ऑप्शन सी डार्क रिएक्शन या ऑप्शन डी एसेंट ऑफ सैव। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेस्पायरेशन। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन। जो फोटोसिंथेसिस होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, वो किस चीज़ के अंदर टेक प्लेस करती है या किस चीज़ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है? तो ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी थाइलाकॉइड्स या ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज़। अब ये बहुत बड़े बड़े फार्मूलाज हैं, मैं ये सारे नहीं पढ़ूंगा। जितने भी ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं सारे पढ़ना तो एक बेवकूफ़ी होगी। तो मैं इसका डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। तो अगर जिस किसी को पता है इसका ऑलरेडी आंसर तो भाई वेल एंड गुड, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। तो अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, आंसर बता रहा हूँ ना मैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भाई इंसान पैदा होते सीखा सिखाया तो आता नहीं है, कि कहीं ना कहीं से तो सीखता है ना। तो अब अगर आप यहाँ से सीख रहे हैं तो आपने दिल लगाकर सीखना है, ताकि आपका जो फाइनल पेपर्स हैं उसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो क्वेश्चन 17 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आए हम अपने नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब डैश वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो कैरोटीनॉइड है वो किस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी वायलेट या ऑप्शन डी येलो। तो किस कलर की भाई करती है, जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेड। तो कैरोटीनॉइड है वो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 19, टी डब्ल्यू एंजल मैन इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन। जो टी.डब्ल्यू. एंजल था तो उसने किस चीज़ पर काम किया? तो अभी बताते हैं, ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए नॉस्टॉक, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। आपके पास ये 4 आंसर्स हैं, इसमें बताना है कि जो टी.डब्ल्यू. एंजल है उसने किस चीज़ पर काम किया? तो उसने किया बैक्टीरिया पर काम। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज डैश एज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो लोग अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से हासिल करते हैं? तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कार्बोनेट्स, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक कार्बन या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो उसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोनेट्स। वो कार्बोनेट्स के ज़रिए अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपना उनकी यही सोर्स होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 21, एयर कंटेन्स डैश CO2। एयर कितने % कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है? तो ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 0.4% या ऑप्शन डी 0.04%। तो बिल्कुल ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है, 0.04%। क्वेश्चन नंबर 22, डैश आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन होता है तो उसमें एंड प्रोडक्ट जो रह जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए H2O एंड ATP, ऑप्शन बी ATP एंड NADPH, ऑप्शन सी ATPs या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखिएगा जो लाइट रिएक्शन है उसमें ATP और NADPH जो होते हैं वो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कॉल्ड। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एक क्लस्टर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी फोटोसिस्टम, ऑप्शन सी रिएक्शन सेंटर या ऑप्शन डी प्राइमरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिएक्शन सेंटर। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो पूरा गुच्छा होता है या क्लस्टर होता है उसे रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट MCQ नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम। इनमें से कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फोटो सिस्टम के? तो ऑप्शन ए एंटीना सिस्टम, ऑप्शन टू जो है, अच्छा इसमें 1 2 3 करके लिखा हुआ है, रिएक्शन सेंटर, या ऑप्शन 3 इसमें है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 3, दोनों ही इसके जो राइट आंसर हैं। अच्छा ये इस क्वेश्चन का ही है, सॉरी ये मुझे थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा ना कि एंटीना सिस्टम भी होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है, तो जो 1 और 3 जो हैं इसके वो राइट आंसर हैं, दोनों ही जो हैं राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटो सिस्टम 1 इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑल एक्सेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है फोटो सिस्टम 1 की, वो उनमें से ये सारे ही होते हैं, कोई एक इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो उसमें ऐसी चीज़ जो उसमें नहीं होती इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर? तो ऑप्शन ए प्लास्टोक्विनॉन, ऑप्शन बी प्लास्टोसियानिन, ऑप्शन सी फेरिडॉक्सिन या ऑप्शन डी साइटोक्रोम। तो ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है प्लास्टोक्विनॉन। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है फोटो सिस्टम 1 की उसमें प्लास्टोक्विनॉन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26, फोटो सिस्टम्स आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए थाइलाकॉइड स्पेस, ऑप्शन बी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी स्ट्रोमा या ऑप्शन डी ग्रेना। तो फोटो सिस्टम कहाँ लोकेट करते हैं? हमने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए और इसका जो राइट आंसर है वो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। याद रखिएगा जो फोटो सिस्टम है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लोकेट करता है या उसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, फोटो सिस्टम 1 वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ डैश वेवलेंथ। अच्छा फोटो सिस्टम 1 जो है वो कितनी वेवलेंथ पर काम करता है, अपनी एक्टिविटी को शो करता है? तो ऑप्शन ए 700 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 680 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 860 नैनोमीटर या ऑप्शन डी 760 नैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 700 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर ही अपनी एक्टिविटी शो करता है, इससे कम पर नहीं करता या इससे ज़्यादा पर भी नहीं करता। ये इसका जो ऑप्टिमम एक वेवलेंथ होती है जिस पर फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 28, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन किसको इन्वॉल्व करती है? फोटो सिस्टम 1, PS1 का मतलब फोटो सिस्टम 1। तो ऑप्शन बी फोटो सिस्टम 2, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटो सिस्टम 1। जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है वो फोटो सिस्टम 1 में इन्वॉल्व होता है
तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस थ्रू। जो मूवमेंट होती है प्रोटॉन्स की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो कहाँ होती है, कहाँ टेक प्लेस करती है? ऑप्शन ए NADP रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी लिपिड बाइलेयर, या ऑप्शन डी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से आपने राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है वो किसके ज़रिए होती है? ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए होती है। MCQ नंबर 30, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रूबिस्को एड्स डैश टू RUBP। जो जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ये पूरी साइकिल आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो रूबिस्को RUBP में क्या ऐड करता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, H2O, O2, CO2 या शुगर। तो याद रखिएगा, जो रूबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है RUBP में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, केल्विन साइकिल यूटिलाइजेस डैश ATP मॉलिक्यूल्स। केल्विन साइकिल कितने ATP मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 ATP मॉलिक्यूल्स। केल्विन साइकिल 9 ATP मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 32, अभी जितनी भी चीज़ें ना ये पहले सिंध बोर्ड के अंदर नहीं थी, ये अभी जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग सारे MCQs हैं, जितने भी जो न्यू बुक के अंदर लाइंस हैं और जितने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग सारे MCQs बनाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये सारे MCQs कर लिए तो डेफिनेटली आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला इन योर फाइनल एग्जाम्स, दिस इज़ माई गारंटी। और आप बगैर किसी कन्फ्यूजन के आप अपना जो फाइनल पेपर होगा वो करेंगे, ठीक है? दिस इज़ माई गारंटी। और आप खुद कमेंट किया करेंगे कि बाकी सर हमारा जो पेपर हुआ वो एज इट इज़ इसी के अकॉर्डिंग आया है। तो आपको गुड लक विश करते हैं आगे पेपर्स के लिए, और मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब। डैश ATPs आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं? आई थिंक ये हमने पहले भी कर लिया है, पहले भी ऐसा ही सवाल आया था। तो पहले आपको पता होगा, अगर जो देखे दिल लगाकर सुन रहा है ना, अब यहाँ पर आपका टेस्ट है, कि अगर जो दिल लगाकर सुन रहा है उसको पता होगा कि कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं। तो वो जिसने मेरे आंसर बताने से पहले इसका आंसर कमेंट में लिख दिया और आप बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो मैं वाकई समझूंगा कि वाकई वो एक हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, मैं जानबूझ के सी की जानिब किया ताकि जिनको पता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। खैर, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए। हमने पहले भी अपने उसमें पढ़ लिया है, पहले भी एक MCQ ऐसा आया था। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन डैश। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ टेक प्लेस करता है? तो ऑप्शन ए साइटोसोल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम या ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इन चारों में से आपने बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर टेक प्लेस करता है या कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन ए साइटोसोल इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल के अंदर टेक प्लेस करता है या साइटोसोल के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज़ द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ डैश। जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है वो किस चीज़ की आइसोमेरिक फॉर्म है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए G3P, ऑप्शन बी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ऑप्शन सी फॉस्फोग्लाइसरेट या ऑप्शन डी पायरुविक एसिड। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। C3H4O3 इज़ द फार्मूला ऑफ। ये बताना है भाई ये किसका फार्मूला है C3H4O3। तो इसके मैं वो ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा, क्योंकि अब आपको पता है कि 25 मिनट से ज़्यादा हो गई है, मेरा जो गला है वो बिल्कुल एंड हो चुका है। तो मैं इसका ऐसे ही आपको आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन सी पायरुवेट इज़ द राइट आंसर।
देखिए ये रिकॉर्ड करना बहुत एक मुश्किल काम है। देखें आप तो बैठ के सुन रहे हैं, कोई लेटा होगा, कोई बैठ के सुन रहा होगा आराम से। तो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कोई कट वगैरह नहीं करता वीडियो को। नॉन स्टॉप ये जो वीडियो चल रही होती है, नॉन स्टॉप बोलना होता है, 1 सेकंड भी नहीं रुकना होता। तो वो जो गले का है वो बुरी हालत हो जाती है। तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और आपका टीचर आपके लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा है। देखिए पूरे यूट्यूब में आपको कोई कहीं भी देश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए अगर मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, एफ़र्ट कर रहा हूँ, तो आप भी लाज़मी अपना सपोर्ट शो किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो लाज़मी आप अपना कमेंट्स करके भी अपना सपोर्ट दिखाया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ऐसे ही इसकी जो सीरीज़ चल रही है इसके भी लेक्चर्स और अपलोड होते रहा करेंगे। और इसके बाद जब हम जो 14 इसके चैप्टर्स हैं, तो जब 14 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे बायो के, तो नेक्स्ट हम सब्जेक्ट्स की भी करेंगे। तो उसके लिए आपका सपोर्ट लाजमी है, लाजमी अपना सपोर्ट दिखाया करें। खैर अब क्वेश्चन नंबर 36 की जाने बढ़ते हैं। FAD इज़ रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट फ्यूमरेट। तो इसका पहला ही भाई सही आंसर है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो FAD है जब रिड्यूस कब होता है, जब सक्सीनेट और फ्यूमरेट, सक्सीनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब FAD जो है वो रिड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आए हम अपने नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। टोटल 40 हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 37, ऑल एक्सेप्ट डैश आर 4 कार्बन कंपाउंड्स। तो जितने भी हैं यहाँ पर 4 जो ऑप्शंस हैं, इसमें जो 3 जो हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन कोई एक है वो कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो वो आपने बताना है कौन सा कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो ऑप्शन ए सक्सिनाइल COA, ऑप्शन बी सक्सिनेट, ऑप्शन सी एसिटाइल COA या ऑप्शन डी ऑक्सैलो एसीटेट। तो याद रखिएगा इसमें से जो एसिटाइल को ये जो है को एसीटेट जो है COA, ये जो है ये कार्बन कंपाउंड नहीं है। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं सक्सिनाइल, COA, सक्सिनेट या ऑक्सैलो एसीटेट, ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। कौन सा ऐसा जो है कंपाउंड है वो हीमोग्लोबिन की तरह स्ट्रक्चरल, देखिए केमिकली नहीं कह रहे, स्ट्रक्चरली मतलब कि दिखने में एज इट इज़ हीमोग्लोबिन की तरह लगता है। तो ऑप्शन ए कोएंजाइम Q, ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन, ऑप्शन सी साइटोक्रोम या ऑप्शन डी फ्लेवर प्रोटीन। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने इसका जो एक राइट आंसर बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है साइटोक्रोम इज़ द राइट आंसर। जो साइटोक्रोम है याद रखिएगा वो एज इट इज़ हीमोग्लोबिन की तरह लगता है, ओनली इन स्ट्रक्चर, केमिकली नहीं, स्ट्रक्चरली ये जो है हीमोग्लोबिन की तरह एज इट इज़ लगता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स पायरुविक एसिड। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो पायरुविक एसिड को इन्वॉल्व करता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑप्शन डी ऑल। तो याद रखिएगा जितने भी ये तीनों हैं, अल्कोहलिक, लैक्टिक एसिड, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इन तीनों में पायरुविक एसिड इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल इज़ द राइट आंसर। फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 40 की जानिब आ गए हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलीजेस डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो फिर कितनी एनर्जी, कितने किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ऑप्शन ए 367 किलो कैलोरी, KCAL का मतलब किलो कैलोरी। तो ऑप्शन बी 763, ऑप्शन सी 637 या ऑप्शन डी 673। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 673 किलो कैलोरी ही इसकी जो राइट आंसर है। 673 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके जो फाइनल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो 100% आप बगैर किसी कन्फ्यूजन के आप अपने जो पेपर हैं वो करेंगे। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये
आप करें सब्सक्राइब, ठीक है। मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है ना कि आपके लिए ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है या थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद आपको लगता है ना, तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा देखें, आप लेक्चर ले लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो देखें फिर मुझे ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, या ना आपका कोई कमेंट आए तो फिर मैं डीमोटिवेट होता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स की कहानी है कि उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो बंद कर देते हैं। तो अगर आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा, मैं किसी भी सेंटर में पढ़ा दूंगा। अब ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हैं सेंटर्स की, तो मैं किसी भी सेंटर में पढ़ा दूंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऑनलाइन की। तो देखिए यहाँ पर मैं कोई भी आपसे चार्ज भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी फ़ीस कोई मैंने चार्ज नहीं की, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो लाजमी अपना सपोर्ट दिखाया करें। तो अब मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 में, जब हम चैप्टर नंबर 5 के MCQs की डिस्कशन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।